हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो कि हमारा है फ्रीडम। सो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जो चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट कर लिया था, जो कि जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। ठीक है, इस बुक के बारे में। और उसमें हमने क्या पढ़े थे? आइडियल्स पढ़े थे कि फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। तो एक एक कर कर अब हम उन सारे जो भी आइडियल्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो है फ्रीडम। फ्रीडम से आप क्या समझते हैं? सबको पता होगा फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम जस्ट एक सिंपल वर्ड बोले तो आज़ादी। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, लिबर्टी होता है ना। तो हम फ्रीडम को क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें पता है? तो क्योंकि फ्रीडम सिर्फ फ्रीडम नहीं है, मतलब फ्रीडम सिर्फ आज़ादी नहीं है। फ्रीडम के बहुत सारे डायमेंशंस होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीडम इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उस पर एक पूरा चैप्टर बन जाता है फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली इस चैप्टर में है ना, हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि आइडियल ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं, यहाँ पे फ़ोटो भी लगी हुई है। ठीक है, ये है नेल्सन मंडेला जी एंड ये है ऑंग सान स्यू। इन दोनों के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में तो सबको ही पता होगा। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा इंग्लिश के चैप्टर में। तो नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे एंड हम ऑंग सान स्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आइडियल ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे, ऑंग सान स्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्रीडम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है स्वराज का, सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का जनरली मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, रुकावट। ठीक है, बंदिशें। ठीक है, और लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हार्म प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव जो लिबर्टी है। ठीक है, लिबर्टी 2 टाइप्स की होती है। लिबर्टी 2 टाइप्स की होती है, एक हमारी आगे आएगा, वैसे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो लिबर्टी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है एंड एक नेगेटिव लिबर्टी होती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस पेज पर जस्ट हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो जो हमारा इतिहास है वो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराता है लोगों के, कम्युनिटीज़ के, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिनको डोमिनेट किया गया था, जिनको स्लेव बनाया गया था। ठीक है, जैसे हमने दो पीपल की तो अभी बात की, नेल्सन मंडेला और ऑंग सान स्यू की बात की। दोनों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। ऐसे बहुत सारे, अगर हम अपने इंडिया की एग्जांपल लेकर चलें तो इंडिया में हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने अपना रूल कर लिया था, कॉलोनियल रूल यहाँ पर था। तो यहाँ पर कॉलोनियल रूल था, तो फिर जो हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। सिर्फ फ्रीडम के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। और फ्रीडम एक छोटी सी चीज़ नहीं है, उन्होंने उस टाइम इतना स्ट्रगल किया, इस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। ठीक है, उनके स्ट्रगल की वजह से ही हम आज यहाँ हैं। अगर वो स्ट्रगल ही नहीं करते, किसी को चिंता ही नहीं होती कि भाई फ्रीडम हमें चाहिए नहीं चाहिए, किसी को परवाह ही नहीं होती, तो शायद अभी भी ब्रिटिशर्स का ही रूल चल रहा होता। तो ठीक है, अब देखिए, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कराते हैं हमें। महात्मा गांधी है जिन्होंने स्वराज का आइडिया दिया था। ठीक है, उनके बारे में तो सभी जानते हैं। अगेंस्ट सच डोमिनेशन, what is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? अब ये फ्रीडम क्या है जिस फ्रीडम के लिए, जिस फ्रीडम को अपनाने के लिए लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, फांसी खाने के लिए तैयार है। तो फ्रीडम के लिए इतना क्यों कर रहे हैं लोग? वो अपने लिए तो कर नहीं रहे थे, हम सबके लिए ही कर रहे थे। ठीक है, वो हम सबके लिए मरने को भी तैयार थे। ठीक है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे।
In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. अब जो फ्रीडम का स्ट्रगल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग हैं ना वो खुद की ही मतलब खुद के कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि कोई बाहर का कोई बाहर के लोग आकर आपके ऊपर डोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर राज कर रहे हैं और आप एज अ स्लेव काम कर रहे हो उनके लिए। ऐसा ना हो, आप अपनी ही लाइफ के कंट्रोल में हो, आप किसी दूसरे के कंट्रोल में ना हो, ठीक है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, फ्रीली एक्सप्रेस करने की, अपने थॉट्स एक दूसरे के सामने रखने की। आप फ्री हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। Not just individuals but societies also value their independence and wish to protect their culture and future, ठीक है। इंडिविजुअल्स ही नहीं, सोसाइटीज़ जो हैं वो भी इंडिपेंडेंस चाहती है, पूरी सोसाइटी भी इंडिपेंडेंस चाहती है, अपने कल्चर को अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। However, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulations, ठीक है। अब हम चाहे कैसे भी रह रहे हों, कोई भी सोसाइटी है उसको कुछ रूल्स की, कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत होती ही होती है, ठीक है। जब तक आपके ऊपर कुछ रूल्स नहीं होंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी जो है चल सकते हैं, ठीक है। However, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulations, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको कुछ रूल्स की, कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत तो होगी ही। अगर मान लो ट्रैफिक रूल्स ही नहीं होते तो हर दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते, क्योंकि ट्रैफिक रूल नहीं है, रूल्स नहीं है, ठीक है, रेगुलेशंस नहीं है। ये रूल्स जो हैं इनको कुछ कॉन्स्टेंट्स चाहिए टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, बट इट इज़ रिकग्नाइज्ड दैट सच कॉन्स्टेंट्स मे ऑल्सो free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट्स का मतलब देखते हैं पहले। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, रुकावट, बंदिशें, ठीक है। अब रूल्स तो हैं, अब उन रूल्स को कुछ कॉन्स्टेंट्स भी चाहिए, कुछ उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी इंसान है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, छत पे 12 बजे आप म्यूज़िक चला रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा? आप दूसरे लोगों की फ्रीडम, दूसरों को अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि रात को तो सभी लोग सोते ही हैं, ठीक है। तो आप दूसरे लोगों की फ्रीडम को एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, आप उनकी फ्रीडम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स भी ज़रूरी है। अब वो सोसाइटी आपके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाएगी, सोसाइटी आपको खुद बोलेगी कि भाई आपको ऐसे म्यूज़िक नहीं चलाना चाहिए रात को, ठीक है, चाहे वो कुछ भी एक्शन उठाए। अब कुछ कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत होती है, हमने देखा, ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या होता है, अगर कॉन्स्टेंट्स ही नहीं होंगे, सपोज़ कि कोई रुकावट कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, तो क्या होगा? जिससे भी लड़ाई हो गई तो मर्ज़ी है भाई, तो मर्डर कर दो उसका। लोग मर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग मर्डर कर देंगे, इस चीज़ के लिए भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी तो पुलिस बनाई गई है कि सारे जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करे। इन पॉलिटिकल थ्योरी, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में ज़्यादातर डिस्कशन जो है ना फ्रीडम के रिगार्डिंग, तो वो उन सिद्धांतों पर फोकस करेगा जिससे हम जो नेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और जो दूसरे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, उनको देख सके। There has also been debate about possible limitations on freedom which may result from social and economic structures of the society। इस चैप्टर में हम कुछ डिबेट्स पर देखेंगे, कुछ डिबेट्स देखेंगे, ठीक है। एक तो हम क्या देखेंगे कि भाई कॉन्स्टेंट्स जो है, कौन से कॉन्स्टेंट्स लगाने ज़रूरी हैं और किन कॉन्स्टेंट्स को हटाना चाहिए। सपोज़ अगर कोई पावरफुल पीपल है, ठीक है, वो वीक पीपल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है,
तो इट मीन्स कि वहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको यही दिया, वहाँ पर भी जैसे म्यूज़िक चला रहे हैं 12 बजे, तो उस पर भी कॉन्स्टेंट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ कॉन्स्टेंट्स हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे लोगों पर कुछ कॉन्स्टेंट्स हटाने की भी ज़रूरत है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई अगर हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेकर चले तो वहाँ पर क्या होता था कि ब्लैक और वाइट के लिए सेपरेट लाइंस होती थी, ठीक है। तो उसको भी हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पर भी डोमिनेशन होता था, वाइट पीपल जो थे वो ज़्यादा रूल करते थे, ठीक है। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख पाए, हम कुछ आंसर्स दे पाएंगे कुछ क्वेश्चंस का। हमें फ्रीडम की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरत है हमें फ्रीडम की, क्यों चाहिए हमें फ्रीडम, ठीक है। फिर हम नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस देख पाएंगे फ्रीडम के, और हम हार्म प्रिंसिपल जो है वो टर्म जो है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर यहाँ से एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आइडियल ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला और ऑंग सान स्यू के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आते हैं नेल्सन मंडेला की बात। बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कंसिडर दिस। अब हमें पता है कि जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जिनको माना जाता है 20th सेंचुरी के, नेल्सन मंडेला, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये जो नेल्सन मंडेला थे तो उनके साउथ अफ्रीका में आज़ादी उनको कब मिली थी, 1994 में मिली थी। तो बहुत पुरानी बात नहीं है कि 1000-2000 साल पहले जो है वाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी की बात है, 1994 की ही बात है। इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपार्थाइड रिजाइम के बारे में, अपार्थाइड रिजाइम के अगेंस्ट जो है उन्होंने स्ट्रगल किया था, ठीक है। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब कलर, स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ वाइट रिजिम। अब कुछ है ना, जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेशन, ठीक है। तो अलग पॉलिसीज़ ब्लैक लोगों के लिए अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, कलरफुल लोगों के लिए अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, ठीक है। कलरफुल का मतलब लाल पीले नीले नहीं है, कलरफुल का मतलब ब्लैक है, ओके। अबाउट द ह्यूमिलेशंस, हार्डशिप्स एंड पुलिस ब्रूटैलिटी सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने बहुत ह्यूमिलेशन फेस किया है, हार्डशिप्स फेस की हैं, ब्रूटैलिटीज़, यानी कि जो लोग होते थे, वाइट पीपल जो होते थे, जो पुलिस होती थी वो भी ब्लैक पर ही डोमिनेशन करती थी, ठीक है। उन्हीं को नीचा दिखाया जाता था, उनको एज अ स्लेव बनाया जाता था उन लोगों को, ठीक है। तो भगवान ने तो हम सबको इंसान ही बनाकर भेजा था, ठीक है। भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा था कि भाई कास्ट सिस्टम बना दो, या फिर तुम्हें रेस के बेसिस पर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, या फिर भगवान ने ऐसा नहीं कहा था कि जो वाइट पीपल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पीपल, ठीक है। भगवान ने सबको एक ही बनाया था, तो इसलिए सारे इंसान जो है वो इक्वल होती हैं। These range from being bundled into townships and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. वहाँ पर लोगों को चॉइस भी नहीं दी जाती थी, ठीक है, मतलब ब्लैक लोगों की बात हो रही है जनरली, तो ब्लैक लोगों को किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी, वो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। वो बोलने से भी डरते थे ब्लैक पीपल जो हैं, ठीक है, वो सबसे दबकर रहते थे ब्लैक पीपल, एंड वो उनके पास ये भी चॉइस नहीं थी, वो ये भी नहीं चूज़ कर सकते थे कि किससे शादी करनी है। कलेक्टिवली सच मेजर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द अपार्थाइड रिजाइम दैट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर रेस। ऐसे जो मेजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत होती है, रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत होती है। अपार्थाइड सिस्टम ने ब्लैक लोगों पर कॉन्स्टेंट्स लगा दिए थे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था। फॉर मंडेला एंड हिज कॉलेजेस इट वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्ट कॉन्स्टेंट्स। मंडेला, नेल्सन मंडेला के लिए
ये जो स्ट्रगल था वो अनजस्ट कॉन्स्टेंट्स के खिलाफ था, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने ही कॉन्स्टेंट्स वहाँ पर लगाए थे ब्लैक लोगों पर। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने स्ट्रगल किया था, ये सारी रुकावटें जो हैं इन ब्लैक लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था, सारी रुकावटों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था। नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो द वाइट पीपल, दैट वॉज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब नेल्सन मंडेला ने सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए फ्रीडम नहीं चाहते थे, वाइट के लिए भी फ्रीडम चाहते थे, क्योंकि वाइट लोग जो है वो ब्लैक लोगों पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट उनको कर रहे थे। इट मीन्स कि वाइट पीपल जो थे उनको भी फ्रीडम नहीं मिली थी, क्योंकि वो भी तो दूसरों की फ्रीडम ही छीन रहे थे। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंट 28 ईयर्स, तो उन्होंने 28 ईयर्स जो है वो जेल में बिताए हैं, अकेलेपन में बिताए हैं। इमेजिन व्हाट इट मीन, क्योंकि सिर्फ नेल्सन मंडेला ही थे जिन्होंने उस टाइम आवाज़ उठाई थी, ठीक है, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, तो नेल्सन मंडेला का मेन रोल वहाँ पर रहा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। इमेजिन व्हाट इट मीन टू गिव अप one's youth for an ideal, it's voluntary give up the pleasure of talking with one's friends। अब सोचो, इमेजिन करो कि क्या होगा, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे तो वो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर पाते थे, ठीक है, अपना फेवरेट गेम भी नहीं खेल पाते थे, वियरिंग वंस फेवरेट क्लोथ्स, ठीक है, अगर ये जो सारी चीज़ें, लिसनिंग टू वंस फेवरेट म्यूज़िक, एन्जॉइंग दी मैनी फेस्टिवल्स, जो हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं वो फेस्टिवल्स को भी हम एन्जॉय ना कर पाएँ, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हमारी लाइफ कैसी होगी। Imagine giving all this up and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when one would be released, only because they won campaign for the freedom of one's people. For freedom, Mandela paid a very high personal price, ठीक है। तो ऑन्ग सान स्यू के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर ये म्यांमार की रहने वाली थी वैसे तो, लेकिन इन्होंने ये इंडिया में भी आई थी, दिल्ली में इन्होंने दिल्ली के कॉलेज से इन्होंने स्टडी की थी। और यहाँ पर म्यांमार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या था, मिलिट्री रिजाइन था, मिलिट्री रिजाइन था, ठीक है। रिजाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह से डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेट, तो मिलिट्री डोमिनेट करती थी दूसरे लोगों पर। तो इन्होंने क्या किया था, ऑन्ग सान स्यू ने मिलिट्री के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार और इंडिया में, जैसे इंडिया में क्या होता है, फादर ऑफ नेशन माना जाता है महात्मा गांधी को, उसी टाइप से इनके जो फादर थे, ठीक है, तो उनको म्यांमार के फादर ऑफ नेशन माना जाता है, ठीक है, म्यांमार के, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा, ठीक है, लोगों अच्छा भाई। तो अब हम इनकी बात करते हैं। ये जो थी ऑन्ग सान स्यू, वो भी गांधी जी के थॉट से, गांधी जी इनकी इंस्पिरेशन रहे हैं, ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी की इंस्पिरेशन भी गांधी जी ही रहे हैं। तो गांधी जी, हमें पता है गांधी जी थॉट्स ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑन्ग सान स्यू एज शी रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार। हाउस अरेस्ट मतलब घर में कैद रही थी, एक तरीके से घर में ही रही थी, सिर्फ डर की वजह से। Separated from her children, unable to visit her husband when he is dying of cancer, ठीक है। तो ये म्यांमार में रही थी। अब इनके जो हस्बैंड थे तो वो कैंसर से मर रहे थे, और जो कि इंग्लैंड में थे, और ये डर रही थी कि अगर इसने म्यांमार छोड़ दिया इंग्लैंड जाने के लिए, शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न, वो वापस नहीं आ पाएगी। ऑन्ग सान स्यू सा हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। जैसे नेल्सन मंडेला ने अपनी आज़ादी क्या बताया था कि नेल्सन मंडेला के लिए आज़ादी उनके लोगों की आज़ादी है, उसी प्रकार से जो ऑन्ग सान स्यू है उनकी आज़ादी उनके लोगों की आज़ादी है। मतलब उनको आज़ादी तब मिलेगी जब लोगों को आज़ादी मिलेगी। उनकी जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, वो कहती है फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, ठीक है, आपकी रियल लाइफ में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब वो ये कहती है कि
रियल फ्रीडम जो है ना, वो फ्रीडम है डर से आज़ादी। जब तक आपको अपने डर से आज़ादी नहीं मिलेगी तो आप अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही डर सताता रहेगा कि भाई मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ठीक है, लोगों को यही डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा तो यही डर होता है। दीज आर डीप थॉट्स, बहुत डीप थॉट्स माने जाते हैं। वी मस्ट नोट हर वर्ड सजेस्ट बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, डर से आज़ादी। अब डर कैसे डर से आज़ादी, कि भाई बी अफ्रेड ऑफ ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के ओपिनियंस जो हैं उनसे नहीं डरना चाहिए हमें। ठीक है, और ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी से हमें नहीं डरना चाहिए। और ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है उनके क्या रिएक्शंस होंगे जो हम कर रहे हैं। हम वही बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, जो हम कर रहे हैं उससे लोगों का क्या क्या रिएक्शन होगा, कम्युनिटी क्या कहेगी। ठीक है, इस चीज़ से हमें आज़ादी पानी होगी। ऑफ द रिडिक्यूल ऑफ आर पीयर्स। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज़ कि आप अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको तो ह्यूमैनिटीज़ लेनी है एंड यूपीएससी ही क्लियर करना है। हो सकता है वो बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते कि भाई बच्चे को बिज़नेस करना है लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो एक तरह से वो बच्चे के ऊपर प्रेशर बना देते हैं कि बच्चे को यही करना है। तो वो अपने टैलेंट, उनका टैलेंट भी दब जाता है और वो एक तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है, और वो भी नहीं कर पाते जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। और ऑफ स्पीकिंग आर माइंड, yet we find that we often exhibit such fear. For Aung San Suu, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. तो हमें ऐसे डर से आज़ादी की बहुत ज़रूरत है। फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो दोनों बुक थी नेल्सन मंडेला की एंड ऑन्ग सान स्यू की, we can see the power of ideal of freedom, an ideal that was at the center of our national struggle and the struggles of people of Asia and Africa against British. तो हमने देखा कि एक तो कहती है डर से आज़ादी, और एक जो है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। ठीक है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की थी। ठीक है, वाइट रूल के अगेंस्ट फाइट की थी। फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की थी। ओके, अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। हमने फ्रीडम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, क्या फ्रीडम की देखा भाई लोग क्या समझते थे फ्रीडम से, हिस्ट्री में क्या हुआ था फ्रीडम को लेके। अब बात करते हैं फ्रीडम होती क्या है, आज़ादी क्या होती है। अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर हम क्या कहेंगे, व्हाट इज़ फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो भी बंदिशें लगा दी जाती हैं उन चीज़ों की एब्सेंस होना, हमारे ऊपर कोई भी बंदिशें ना लगे। बट हाँ, फिर वही बात आ जाती है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स लगने ज़रूरी भी होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स को हटाना भी ज़रूरी होता है। इसमें तो बताया गया है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट, जब कोई दूसरा आकर आपके ऊपर कॉन्स्टेंट ना लगाए। ठीक है, वो फ्रीडम होती है कि भाई इंडिविजुअल जो है उसका अपनी लाइफ पर खुद कंट्रोल हो, कोई दूसरा आकर उस पर कंट्रोल ना दिखाए। In terms of this definition, an individual could be considered free if he or she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions. ठीक है, अब फ्रीडम क्या है कि भाई जो इंडिविजुअल है वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। ठीक है, अपने तरीके से वो काम कर पाए, उनके ऊपर कोई बाहर से आकर दबाव ना बनाए। However, absence of constant is only one dimension of freedom. ये सिर्फ एक ही डायमेंशन है। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल। फ्रीडम का मतलब ये भी है कि लोगों की एबिलिटी को एक्सपेंड करना टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, ताकि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके। जैसे कि बच्चे हैं तो मान लो चाइल्ड लेबर अगर लगा दी जाती है कि भाई बच्चे काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हटानी ज़रूरी है, इसको हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम उस चीज़ को हटा रहे हैं, अब हटा तो दी,
अब बच्चे खुद से थोड़ी ना, बच्चे खुद से स्कूल कैसे जाएंगे? तो किसी ना किसी को तो स्टेप उठाना होगा ना, किसी ना किसी को तो उनको स्कूल भेजना होगा ना, तभी तो वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ हमें टैलेंट डालना होगा। फ्रीडम in this sense is the condition in which people can develop their creativity and capabilities। कि फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम जो है, फ्रीडम का मतलब इस सेंस में फ्रीडम का मतलब क्या है कि लोग जो अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकें। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। Both these aspects of freedom, the absence of external constraints as well as the existence of conditions in which people can develop their talents are important। दोनों ही एस्पेक्ट्स जो है फ्रीडम के, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स और जो है कंडीशन जिसमें लोग जो अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि छोटा बच्चा जो है उसे बचपन से ही डांस आता हो। ठीक है, बचपन में ही वो अपने पैर वैर मारने लगा हो, उसको पहले से ही डांस अच्छा आता हो, ऐसा नहीं होगा। हमें उनके अंदर टैलेंट डालना होता है, खुद से टैलेंट नहीं आता है। हाँ, कुछ टैलेंट होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints। अब यहाँ पर लिखा है minimum of social constraints। ठीक है, एक फ्री सोसाइटी जो है वो ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें सारे मेंबर्स अपना पोटेंशियल डेवलप कर पाएंगे मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट्स। मतलब सोशल कॉन्स्टेंट्स तो लगेंगे ही, लेकिन कम लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। मतलब जस्टिफाइड कॉन्स्टेंट्स लगेंगे, नो अनजस्टिएबल कॉन्स्टेंट्स जो है वो नहीं लगेंगे। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी इंडिविजुअल जो किसी सोसाइटी में रह रहा है तो वो ये होप नहीं कर सकता कि भाई उसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं लगेंगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लोगों पर लगनी भी ज़रूरी होती है। एंड इट बिकम नेसेसरी देयर टू डिटरमाइन विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से सोशल कॉन्स्टेंट जस्टिफाइड है, मतलब कौन से सोशल कॉन्स्टेंट्स लगने चाहिए, कौन से सोशल कॉन्स्टेंट्स ऐसे हैं जो लगे हुए हैं और उनको हटाना ज़रूरी है, यानी कि जो जस्टिफाइड नहीं है। विच आर एक्सेप्टेबल, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, एंड विच शुड बी रिमूव्ड, और किनको रिमूव करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर नेसेसरी, डिस्कशंस ऑन फ्रीडम नीड टू लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। इस चीज़ को समझने के लिए कि सोशल कॉन्स्टेंट्स, कौन से सोशल कॉन्स्टेंट्स नेसेसरी हो जाते हैं, तो हमें इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को देखना होगा, विद इन विच शी और ही इज़ प्लेस्ड। दैट इज़ वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हमें इंडिविजुअल और सोसाइटी की रिलेशनशिप देखनी होगी। वी वुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलो द इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज, डिसाइड और एक्ट एंड विच डू नॉट। हमें ये देखना होगा, हमें देखने की ज़रूरत है कि कौन से फीचर्स जो है सोसाइटी के वो लोगों को अलो करते हैं फ्रीडम टू चूज़, वो चूज़ कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से फीचर्स नहीं करते। वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिज़ायरेबल। हमें देखना होगा कि कौन से फीचर्स डिज़ायरेबल है, कौन से फीचर डिज़ायरेबल नहीं है। विच शुड बी रिमूव, जिनको रिमूव करना चाहिए, जिनको रिमूव नहीं करना चाहिए। फर्दर वी नीड टू सी, आगे हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इफ़ द प्रिंसिपल्स विच वी यूज़ टू डिफ्रेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कॉन्स्टेंट्स, की जो प्रिंसिपल है जो हम यूज़ करते हैं, जो सिद्धांत हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विच वी यूज़ टू डिफ्रेंशिएट नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कॉन्स्टेंट्स, जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं नेसेसरी को अननेसेसरी कॉन्स्टेंट से अलग करने में की ज़रूरत, और जो ज़रूरत, जिनकी कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड द नेशन। तो ये भी रिलेशनशिप बताते हैं इंडिविजुअल की, ग्रुप एंड नेशन की। तो हमने यहाँ पर फ्रीडम को डिफाइन किया है एज द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कॉन्स्टेंट्स। इससे फ्री होने का मतलब क्या है कि सोशल कॉन्स्टेंट्स को मिनिमाइज कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। दैट लिमिट आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली, जो हमारी एबिलिटी को लिमिटेड कर देती है, ख़त्म नहीं करती है, लिमिटेड कर देती है। However, this is only one aspect of freedom। ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है फ्रीडम का। टू पुट इट इन अनदर वे, फ्रीडम ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव डायमेंशन। फ्रीडम का एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है।
To be free in society must widen the area in which individuals, groups, communities or nation will be able to charter their own destiny and be what they wish to do. सोसाइटी में फ्री होने के लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाए, अपनी डेस्टिनी को फुलफ़िल कर पाए और वो जो करना चाहते हैं वो करें. फ्रीडम इन दिस सेंस अलो द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी. इस सेंस में फ्रीडम का मतलब है, फ्रीडम जो है इंडिविजुअल किसी भी लोगों की जो है क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, सेंसिबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, जैसे कि स्पोर्ट्स में, साइंस में, आर्ट में, म्यूज़िक में, एक्सप्लोरेशन में. फ्री सोसाइटी इज़ वन. फ्री सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो इनेबल करती है टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद मिनिमम ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर पाए लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट्स के साथ. फ्रीडम इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल. फ्रीडम को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है क्योंकि ये अलो करती है हमें चॉइसेस बनाने के लिए, हमें अपनी जजमेंट को एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब हम अपने तरीके से काम करें. इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल्स पावर्स एंड रीजन ऑफ रीजन एंड जजमेंट. ये जो है परमिट करती है, हमें परमिशन देती है अपनी खुद की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, रीज़न और जजमेंट की, कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने देख लिया भाई फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम के आइडियल्स हमने देख लिए, हमने ये देख लिया कि नेल्सन मंडेला कौन थे, ऑंग सान स्यू कौन थी. ठीक है, और वो किन से इंस्पायर्ड थी. अब हमें क्या देखना है? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स. हमें पता है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी हमने देख लिया कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस होती है, बंदिशें होती हैं. अब कॉन्स्टेंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे. रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे कम फ्रॉम द डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स. जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जो लोगों की फ्रीडम के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, जो उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, वो दो चीज़ों से आ सकते हैं, या डोमिनेशन से या एक्सटर्नल कंट्रोल से. एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर का अगर आपके ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है, उसे हम एक्सटर्नल कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन जो है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, जो रेस्ट्रिक्शन है वो दो तरीके से लगती है. एक उन पर डोमिनेशन, या तो डोमिनेशन के थ्रू या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल उन पर किया जाता है. ऐसी रेस्ट्रिक्शन जो उनको इम्पोज कर देना चाहिए बाय फोर्स, और दे में बी इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट थ्रू लॉज विच एम्बडी द पावर ऑफ द रूलर्स ओवर द पीपल एंड विच में हैव द बैकिंग ऑफ फोर्स. ठीक है, अब ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शंस गलत है, अनजस्ट है, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको रिमूव कर देना चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा रिमूव किया जाए या फिर फोर्स के द्वारा इनको रिमूव कर दिया जाए. कुछ ऐसे लॉज बनाकर, कुछ जो है गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स अपनाने होंगे जिनसे ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लोगों पर ना हों. ठीक है, एंड विच में हैव द बैकिंग ऑफ फोर्स. इसका मतलब क्या है कि बैकिंग ऑफ फोर्स मतलब ये सारी चीज़ें अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हैं. ठीक है, दिस वॉज द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट represented by colonial rulers over their subjects or by the system of apartheid in South Africa. ये जो फॉर्म है कॉन्स्टेंट की, ये कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है. ठीक है, मतलब कॉलोनियल रूलर्स जो हैं उन्होंने इस टाइप की जो कॉन्स्टेंट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस है, वो हमारे ऊपर लगाई थी. ठीक है, पास्ट हिस्ट्री में. और बाय दिस सिस्टम ऑफ अपार्टेड, और एक तरीके अपार्टेड जो वहाँ पर लगा था सिस्टम, अपार्टेड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, उसके थ्रू हमें देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर भी कॉन्स्टेंट्स लगाए गए थे. सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी इनएविटेबल बट इफ द गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक वन, द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स. कि कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं, तो वो क्या, कुछ तो डेमोक्रेटिक होती है और कुछ गवर्नमेंट जो होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक होती है, वो डेमोक्रेटिक नहीं होती. ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक होती है तो उनके जो स्टेट के मेंबर्स हैं तो वो रूलर्स पर कंट्रोल कर पाती है. बट नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है तो उन पर जो लोग हैं तो वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट उन पर डोमिनेशन करती है. ठीक है, जो इंडिविजुअल है, सिटीजन्स हैं, तो उनका अपने रूलर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है.
लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिविजुअल्स का, सिटीजन्स का अपनी गवर्नमेंट पर क्या होता है, रूल होता है, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट को अपने तरीके से चला सकती हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कभी काम नहीं करती है, वो हमेशा ही डोमिनेशन करती है द मेंबर्स, ठीक है। तो दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। तो इसलिए डेमोक्रेटिक मीन्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। बट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी ऑफ द काइंड implicit in the caste system or which result from extreme economic inequality in a society। लेकिन फ्रीडम पर कॉन्स्टेंट जो है, ठीक है, कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है कि अगर आपके ऊपर सोसाइटी जो है वो इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रही है, ठीक है। मतलब जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो जो पुअर बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो सोसाइटी क्या कर रही है, इनइक्वालिटी कर रही है उस चीज़ पर, ठीक है। और कास्ट सिस्टम हम एक तरीके से देख सकते हैं कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को, ठीक है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, पुअर और रिच, ठीक है, हैव्स और हैव नॉट जिनको हम कहते हैं। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस जो है सोसाइटी क्रिएट कर देती है। इकोनॉमिकली इन पर काफ़ी डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। एंड जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को डोमिनेट करते हैं। The quotation from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work to remove such constraints। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम के ऊपर कुछ अटेंशन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडियल है कि वो फ्रीडम को क्या समझते थे। इफ़ वी आर टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़, वी हैव फर्स्ट टू होल्ड अप बिफोर अस एन आइडियल विच विल गैल्वनाइज आवर होल लाइफ। अगर हमें रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ लाना है, ठीक है, अगर हमें आइडियाज़ का जो है रेवोल्यूशन लाना है, तो हमें सबसे पहले आइडियल को फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने सबसे पहले आइडियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। गैल्वनाइज तो हमने साइंस में भी पढ़ा है, जो हमारी पूरी लाइफ को गैल्वनाइज करे। दैट आइडियल इज़ फ्रीडम। अब वो आइडियल क्या है, वो आइडियल क्या है, फ्रीडम है। कहने का मतलब है कि हमें अपने विचारों से मजबूत होना है। बट फ्रीडम इज़ अ वर्ड विच हैज़ वेरिड कॉनोटेशंस एंड इवन इन आवर कंट्री द कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम हैज़ अंडरगॉन अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इसमें क्या बताया गया कि फ्रीडम जो है, तो फ्रीडम के अलग अलग मीनिंग लेकर चलते हैं फ्रीडम का, ठीक है। हर किसी के लिए फ्रीडम अलग होती है, फ्रीडम का मतलब अलग होता है। बाय फ्रीडम आई मीन, अब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि फ्रीडम से मेरा मतलब है हर टाइप की फ्रीडम, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर फ्रीडम, सोसाइटी लेवल पर फ्रीडम, ठीक है, रिच लोगों के लिए फ्रीडम, पुअर लोगों के लिए फ्रीडम, मेन और वुमेन दोनों के लिए फ्रीडम, फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, सभी क्लासेस के लिए फ्रीडम। फ्रीडम से उनका मतलब है हर किसी की फ्रीडम। This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequities and restriction of communalism and religious intolerance। ये जो फ्रीडम है वो सिर्फ हमें पॉलिटिकल बॉन्डेज से ही फ्री नहीं कराती है, बल्कि हमें वेल्थ, ठीक है, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराती है, कास्ट बैरियर्स को एबोलिश करती है, सोशल इनइक्विटीज़ प्रोवाइड कराती है, एंड जो कम्युनलिज्म और रिलीजियस इंटॉलरेंस है उनको डिस्ट्रक्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो एक आइडियल है जो अपीयर हो सकता है, ठीक है, जो मतलब ऐसा लगता हो कि यूटोपियन का मतलब होता है जिसको सिर्फ हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम, ठीक है। तो ये हमें ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो एक सिर्फ सोच ही सकते हैं इस चीज़ को तो हम, ठीक है, टू हार्ड हेडेड मैन एंड वुमेन, बट दिस आइडियल अलोन कैन अपीज द हंगर इन द सोल। लेकिन इस चीज़ को हम पूरा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स। हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या है, उसके दो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स के, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फ्रीडम का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ से फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। तो फिर कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत ही क्या है जब फ्रीडम का ही मतलब ये हो गया, ठीक है।
वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देर आर नो कॉन्स्टेंट्स। हम ऐसे वर्ल्ड में कभी जी ही नहीं सकते जिस वर्ल्ड में कॉन्स्टेंट्स ही ना हों। क्यों नहीं जी सकते? इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर कोई लॉज ही नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है, सभी लोग अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, ठीक है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। मान लो अगर वहाँ पर कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है, ठीक है, अगर उस ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ऐसी सोसाइटी में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दो पर्सन्स के बीच में, वो तो फ्री है, वो तो किसी को भी मार सकते हैं। और ज़्यादातर ये डोमिनेशन किसका हो जाता है? रिच लोगों का हो जाता है, कि अगर रिच और पुअर के बीच में मान लो झगड़ा हो जाता है तो जीतेगा तो रिच ही, ठीक है, क्योंकि रिच के पास ज़्यादा पावर होगी तो वो उस पर डोमिनेट करेगा पुअर लोगों पर। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट ही नहीं होगा तो भाई कोई भी इंसान हमारे घर में आकर कब्जा कर सकता है। वो कह देगा कि भाई ये घर मेरा है, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी। तो हमें कुछ कांस्टेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है और एल्स सोसाइटी वो डिसेंट इनटू शाउस। डिफरेंट डिफरेंसेस में एग्जिस्ट बिटवीन पीपल रिगार्डिंग देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस एंड दे मे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस, ठीक है। अगर आप दो लोग साथ में रह रहे हो तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो तो किसी दूसरे पर्सन का ओपिनियन अलग हो, आपके फ्रेंड का ओपिनियन अलग हो, ठीक है, इस बात पर आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो they may compete to control scarce resources. There are numerous reasons why disagreements may develop in a society. यहाँ पर बहुत सारे disagreements हैं, ठीक है, कि सो यहाँ पर न्यूमरस रीजंस है कि क्यों डिसएग्रीमेंट्स जो है वो सोसाइटी में डेवलप होते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को ओपन कॉन्फ्लिक्ट से। मतलब बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट। हम देखते हैं अपने आसपास लोग जो हैं कभी भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं किसी भी टाइप के रीज़न के लिए, रेंजिंग फ्रॉम द सीरियस टू द ट्रिवियल। रेज वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड्स, ठीक है, जब लोग रोड्स पर ड्राइव कर रहे हैं, मान लो कार पार्किंग है तो किसी को कार पार्क करनी है तो लोग कार पार्क कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे लोग भी वहीं कार को पार्क करना चाहेंगे, वहाँ जगह नहीं होगी, इस बात पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ठीक है। फाइटिंग ओवर पार्किंग स्पेसेस, क्वेल्स ओवर हाउसिंग और लैंड, डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग वेदर अ पर्टिकुलर फिल्म शुड बी स्क्रीन, ठीक है। जब कोई भी पिक्चर वगैरह आती है तो उस पर भी हमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोग आवाज़ उठाने लग जाते हैं कि ये जो पिक्चर है वो सही नहीं है, ठीक है, लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रही है ये पिक्चर, तो इस पिक्चर को बैन कर दिया जाए, ठीक है। ऐसी भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सुनाई ऐसे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सुनने को मिलते हैं, ठीक है। एंड मैनी अदर इशू कैन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, परहैप्स इवन लॉस ऑफ लाइफ, एंड देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड्स अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस। तो हर एक सोसाइटी में वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ बैलेंस हमें बनाना पड़ता है और डिस्प्यूट्स को सेटल करना पड़ता है। सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज, डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्पोज आर व्यूज ऑन अदर्स, वी मे एबल टू लिव फ्रीली एंड विद मिनिमम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कि जब हम दूसरों के ओपिनियन को समझने लगेंगे, कहने का मतलब है कि लोगों के ओपिनियंस तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपका ओपिनियन अलग होगा, आपके फ्रेंड का ओपिनियन अलग होगा, बट अब आप उस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। आइडियली इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आर व्यूज़। तो अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए, हम अपने व्यूज़ को मतलब व्यूज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। वी शुड बी एबल टू होल्ड आर व्यूज़, डेवलप आर ऑन रूल्स। तो हम अपने खुद के जीने के खुद के रूल्स बना सकते हैं एंड परस्यू आर चॉइसेस। बट द क्रिएशन ऑफ सच सोसाइटी टू रिक्वायर सम कॉन्स्टेंट्स, लेकिन ऐसे सोसाइटी बनाने के लिए भी कुछ कॉन्स्टेंट्स चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। At the very least, it required that we be willing to respect differences of views and opinions and beliefs, ठीक है। तो सबसे मतलब सोसाइटी ऐसी बनाने के लिए इसमें कुछ हमें क्या चाहिए, लोग विलिंग होने चाहिए दूसरों के जो व्यूज़ हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओपिनियंस को लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा, दूसरों के बिलीव्स को लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा।
However, sometimes we think that a strong commitment to our beliefs require that we must oppose all those who differ from reject our views. ठीक है, तो एक strong commitment हमारे जो beliefs से, तो उसे क्या ज़रूरत होती है, that we must oppose all those who differ from reject our views, कि हमारे व्यूज़ अलग है, सामने वाले के व्यूज़ अलग है. अगर सामने वाले के व्यूज़ अलग है तो हमें उनको अपोज नहीं करना चाहिए. ठीक है, वी सी देयर व्यूज़ और वेज ऑफ लिविंग एज अनएक्सेप्टेबल और इवन अनडिज़ायरेबल. हम देखते हैं कि भाई वो हो सकता है सामने वाले के व्यूज़ जो है उस व्यूज़ को हम एक्सेप्ट ना करें, उनके ओपिनियन को हम एक्सेप्ट ना करें, वो अनडिज़ायरेबल हो. ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें कुछ लीगल और पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स चाहिए, ताकि रिस्ट्रेंट्स मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स, ताकि हम इंश्योर कर सके कि डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस और डिबेट किए जा सकते हैं. ठीक है, वर्स स्टिल वी मे कन्फ्रंटेड विद अटेम्प्ट्स टू बुली और हैरेस आज सो दैट वी कन्फर्म टू देयर विशेस. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे के व्यूज़ अगर अलग हैं, हमसे अलग है, तो हम उन्हें बुली करना शुरू कर दें, उनको परेशान करना शुरू कर दें. ऐसा हमें नहीं करना है. ठीक है, और ऐसा करने से रोकने के लिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ पॉलिटिकल हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स की हमें ज़रूरत होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है यहाँ पर, हाउ एवर इज़ टू आइडेंटिफाई विच कॉन्स्टेंट्स ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी, कि कौन से कॉन्स्टेंट जो है वो ज़रूरी हैं, जस्टिफिएबल हैं, मतलब कौन से कॉन्स्टेंट यहाँ पर सही है. हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कौन से कॉन्स्टेंट सही हैं और कौन से कॉन्स्टेंट्स गलत हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या आता है, हार्म प्रिंसिपल का टॉपिक आता है. ठीक है, ये जो बॉक्सेस वाले जो बॉक्सेस में हैं, जैसे कि लिबरलिज्म है, ठीक है, और हमारा एक स्वराज इससे पहले आया है, तो वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्म प्रिंसिपल. हार्म प्रिंसिपल का अगर मैं आपको सीधे शब्दों में हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है हानिकारक सिद्धांत. ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली वी हैव टू एड्रेस इश्यूज ऑफ लिमिट्स, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इम्पोजिशन. वी ऑल्सो हैव टू इंगेज विद अनदर इशू. तो हार्म प्रिंसिपल जो है, तो ये हार्म प्रिंसिपल का आइडिया किसने दिया था, ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था. ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था. तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में इसको हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है. अब उनकी एक स्टेटमेंट आती है, सोल एंड फॉर विच मैन काइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी अदर of any of their number is self protection. इसका मतलब है कि हमें दूसरे की फ्रीडम में सिर्फ तभी इंटरफेयर करना चाहिए जब हमें लगता है कि उस दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर करने से बाकी सभी लोग जो हैं उनकी हेल्प हो रही है. ठीक है, दैट दी ओनली पर्पज़ फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज. इस तरीके से हम पावर को बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स. तो किसी भी सोसाइटी में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन जो है वो दूसरों को हार्म ना पहुंचाए. मिल इंट्रोड्यूसेस हेयर एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. तो उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस जो सिर्फ एक पर्सन को इफेक्ट करते, दोज एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स. सिर्फ एक पर्सन को जो क्या करते हैं, एक पर्सन को इफेक्ट करते हैं. एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्शंस जिनका बहुत सारे लोगों पर कॉन्सिक्वेंस होता है. He argues that with respect to these actions or choices that affect only one's respect, self-regarding actions, the state has no business to interfere. ठीक है, कि अगर खुद हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी खुद की फ्रीडम है, खुद के जो हम एक्शंस ले रहे हैं, तो उसमें दूसरे लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. और पुट इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो क्या है, दैट्स माई बिजनेस, आई विल डू व्हाट आई लाइक, और how does it concern you if it does not affect you. ये मेरा काम है, मैं जिस तरीके से करना चाहूँ मैं उस तरीके से करूँ. ठीक है,
जब तक ये आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है तो आपका इसमें तब तक कोई रोल नहीं है. इन कॉन्ट्रास्ट, with respect to actions that have consequences for other sections which may cause harm to them, there is some case for external interference. कि हमारे ऊपर जब तक हमारे कोई भी इशू में जब तक कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, जब तक उन्हें ये ना लगे कि हमारी वजह से किसी दूसरे को हार्म हो रहा है. ठीक है. आफ्टर ऑल, इफ योर एक्शंस कोज हार्म मी, देन श्योरली आई मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सच हार्म बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी. कि अगर तुम्हारे एक्शंस मुझे हार्म करते हैं तो आई मस्ट बी सेव फ्रॉम सच हार्म, मुझे ऐसे जो हार्म है उससे सेव होना चाहिए कुछ एक्सटर्नल अथॉरिटी से. इन दिस केस इट इज द स्टेट विच कैन कॉन्स्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे दैट कोजेज हार्म टू समवन एल्स. ठीक है. इस केस में क्या है, किसी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को हार्म करने से रोका जाता है, उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगाया जाता है. हाउएवर, एज फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज सो क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ. हमें पता है कि फ्रीडम जो है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है. इट शुड ओनली बी कॉन्स्ट्रेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. इसे सिर्फ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर ही इस पर रुकावट लगनी चाहिए. द हार्म कोज मस्ट बी सीरियस. मतलब जो हार्म कोज है वो क्या होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए. सीरियस जैसे अगर कोई भी पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचा रहा है फिजिकली, ठीक है, उस पर मान लो कैसे बंदूक वगैरह उठा के कह रहा है भाई, उस पर हार्म कर रहा है, ठीक है, बंदूक चला रहा है, तो इट मीन्स ये सीरियस इशू है. तो इसलिए उस पर्सन पर जिसने बंदूक उठाई, तो उस पर्सन पर क्या करना होगा, कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाना होगा. ठीक है. लेकिन अगर ऐसा है कि कोई छत पे 1-2 बजे डीजे वगैरह चला रहा है, तो उसे ये इतना सीरियस कॉज नहीं है, इसको सोसाइटी में ही सॉल्व कर दिया जा सकता है. फॉर माइनर हार्म, मील रिकमेंड्स ऑन द सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ. मतलब इसमें कानून का फोर्स नहीं होना चाहिए. अगर मान लो छोटा सा हार्म हो रहा है तो कानून का इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इसमें सोशल डिसअप्रूवल होगा. मतलब सोसाइटी जिस तरीके से चाहेगी फिर उस पर्सन को उस तरीके से काम करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूज़िक. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी भी अपार्टमेंट में अगर आप लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, शुड ब्रिंग सोशल डिसअप्रूवल. ठीक है. सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करेगी. फ्रॉम द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन द पुलिस. तो इस चीज़ में उनको पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक माइनर हार्म है, बहुत बड़ा हार्म नहीं है. They should indicate their disapproval of the inconvenience that playing loud music has caused them by perhaps refusing to greet the person who plays the music, disregarding the harm it is causing others. तो इसमें सोसाइटी क्या करेगी, उस पर्सन को कहेगी भाई रात को जो है गाने वाने बजाना ठीक नहीं है, इससे दूसरों को परेशानी होती है. The harm that playing loud music causes is that preventing those in other apartment from talking or sleeping or listening to their own music. This is a minor harm. ठीक है, इसको हम बहुत छोटा सा हार्म कहेंगे. and should only provoke social disapproval. It is not a fit case for legal punishment. ठीक है, अब इतने छोटे से काम के लिए उसको पनिशमेंट तो नहीं दी जा सकती कि भाई 2-3 महीने तक तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुमने रात में म्यूज़िक चलाया जिससे लोगों को परेशानी हुई, ऐसा तो नहीं होगा. Constraining actions by the force of law should only happen when the other regarding actions cause serious harm to definite individuals. ठीक है, इस लाइन का मतलब समझिए कि अगर आपकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को सीरियस हार्म हो रहा है, ठीक है, मतलब बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, बात उसकी डेथ तक पहुँच चुकी है. ठीक है, तो तब क्या है, तब उसमें लो जो है कानून की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. या फिर किसी पर्सन ने चोरी वोरी कर दी, तब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. बट छोटे मोटे केसेस के लिए इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इसमें सोशल इन्वॉल्वमेंट होगी. अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बियर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम. पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट different ways of life, different points of view and different interests, so long as they do not cause harm to others.
लोगों को रेडी होना चाहिए अलग अलग तरीके की लाइफ को टॉलरेट करने में, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू को टॉलरेट करने में, अलग अलग इंटरेस्ट को टॉलरेट करने में, ताकि दूसरों को हार्म ना हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कि आप और आपके फ्रेंड है, ठीक है, आपको एनिमल्स पसंद है, बट आपको एनिमल्स में सपोज़ कि डॉग पसंद है, ठीक है, आपके फ्रेंड को कैट पसंद है। इस चीज़ के लिए आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बट इस चीज़ के लिए आप पुलिस को जाकर तो नहीं कह सकते कि भाई इसको कैट पसंद है, इसको जेल में बंद कर दीजिए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको अपना हर एक के व्यूज़ जो है उसको सुनने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। हर एक के व्यूज़ को टॉलरेट करने की आपको आदत होनी चाहिए ताकि दूसरों को हार्म ना पहुंचे। बट सच टॉलरेंस नीड नॉट टू बी एक्सटेंडेड टू द व्यूज एंड एक्शन विच मे पुट पीपल इन डेंजर। लेकिन इतना भी ना हो कि आप इतनी ज़्यादा टॉलरेंस कर लो, गलत चीज़ को भी टॉलरेट कर रहे हो, कोई आप पे डोमिनेशन कर रहा है उस चीज़ को भी आप टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ अलग अलग लोगों की जो लाइफ है उसको टॉलरेट करने की आदत होनी चाहिए, पॉइंट्स ऑफ व्यू को एंड अलग अलग इंटरेस्ट को। Hate campaigns cause serious harm to the freedom of others and actions cause serious harm or actions on which constraints can be imposed। अब hate campaigns भी की जाती हैं, ठीक है। hate campaigns जो है वो serious harm पहुंचाती है दूसरे लोगों की फ्रीडम पर, दूसरे लोगों के एक्शंस पर, इससे serious harm हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसे एक्शंस पर कुछ कॉन्स्टेंट लगाने की ज़रूरत है, but we must make sure that the constraints imposed are not so severe that they destroy freedom of itself। लेकिन ऐसा ना हो कि वो कॉन्स्टेंट जो है वो इतने ज़्यादा सिवियर हो, ठीक है, कि वो दूसरे की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब फ्रीडम को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ दोज हु ओनली कंडक्ट द हेट कैंपेन। अब किसी ने हेट कैंपेन की, ठीक है, मतलब किसी दूसरे के व्यू पर उसने आवाज़ उठाई कि भाई इसका व्यू ये है, इसका इंटरेस्ट ये है, उस चीज़ पर उस पर्सन के लिए ज़िंदगी भर के लिए उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है। मे बी सम restrictions on their movement or some curtailment of their right to hold public meeting can be considered, especially if they continue to carry on this campaign। अगर वो इस कैंपेन को जारी रखते हैं, ठीक है, तब उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी लाइफ, पूरी जो फ्रीडम है उसको ही कर्टेल कर दिया जाए, ठीक है, पूरी लाइफ को ही दाव पर लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। In the constitutional discussions in India, the term used for such justifiable constraints is reasonable restriction। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो सही है, जो गलत नहीं है, ठीक है, मतलब जो सही तरीके से लगाए गए, बैलेंस करके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस में भी देयर बट दे मे बी रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन होंगे बट वो सही होंगे, सही तरीके से लगाए गए होंगे, कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, नॉट एक्सेसिव। ज़्यादा हमें कॉन्स्टेंट, मतलब अगर मान लो कम हार्म हो रहा है तो हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा हार्म हो रहा है तो हम कम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, अगर ज़्यादा हार्म हो रहा है तो हम ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। We must not develop a habit of imposing restrictions since such a habit is detrimental to freedom। हमें ऐसी हैबिट नहीं डेवलप करनी है कि हम हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, आप यहाँ नहीं जा सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप उस मंदिर में नहीं जा सकते, उस चीज़ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे जो फ्रीडम है वही कर्टेल होगी। अब हम स्टडी करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी को हम दो एस्पेक्ट से समझेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तरीके से। तो हमने देखा है कि फ्रीडम के दो डायमेंशंस होते हैं, एक फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब जो बाहरी जो बंदिशें लगाई जा रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उनकी एब्सेंस हो, मतलब वो हो ही ना। एंड फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, मतलब खुद को और भी एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना। तो एक बार इसको हम नेगेटिव लिबर्टी देख कर देखेंगे एंड इसको हम मानेंगे पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। ये फर्स्ट एस्पेक्ट एंड ये सेकेंड एस्पेक्ट, इसको हमने नेगेटिव माना, इसको पॉजिटिव माना।
इन पॉलिटिकल थ्योरी दीज हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें जो इंडिविजुअल है वो इनवायलेबल हो। इनवायलेबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना जिस पर रोक टोक ना लगाई जा सके। in which he or she could do or become whatever he or she wish to do, be or become। मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें इंडिविजुअल बिल्कुल फ्री है, उसके पास पूरी फ्रीडम है, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स उस पर ना लगाए जाएं, ठीक है, बाहर से कोई भी उस पर रोक टोक ना लगाए, जो इंडिविजुअल जो भी करना चाहता है वो करे। इसी को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। It is a minimum area that is sacred and in which whatever the individual does is not to be interfered with। ये एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा मिनिमम एरिया होता है जिसमें बाहर का कोई भी इंसान आकर उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। Existence of minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act as obstructed by others। How big should this area be और व्हाट शुड इट कंटेन। अब बात आती है कि ये हमने पढ़ा कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिस पर एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ना हो। तो ये जो एरिया है वो एरिया कितना होना चाहिए, मतलब लिमिटेशन क्या है उस एरिया की। मतलब ये एरिया जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सके, सिर्फ फ्रीडम हो। All we need to recognize is that negative liberty tradition argues for an inviolable area। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी जो है वो एक इनवायलेबल एरिया के बारे में बात करती है जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो और इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अगर एरिया बहुत छोटा होगा तो ह्यूमन डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक है, वी मे हियर आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चन, इज द चॉइस ऑफ व्हाट क्लोथ्स टू वियर इन डिफरेंट सिचुएशंस, स्कूल, प्लेइंग फील्ड, ऑफिस, a choice that belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered with by the external authority। कि ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इज़ द चॉइस ऑफ व्हाट क्लोथ्स, कि क्या जो कौन से क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए स्कूल में, प्लेइंग फील्ड में या फिर कहीं पर भी ऑफिस में, तो ये तो हमारी मर्ज़ी है कि हम कैसे भी कपड़े पहने, हमारी मर्ज़ी है, हमें पूरी फ्रीडम मिली हुई है। लेकिन फिर भी स्कूल में जो है सारे सेम ही ड्रेस पहन कर जाते हैं, सेम यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट्स आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है, ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, कितने एरिया तक मैं मास्टर हूँ, मतलब ऐसा कितना एरिया है जिसमें मुझे पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है, कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स मेरे ऊपर नहीं लगे हुए हैं। इट इज़ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। अब ये किस टाइप का आइडिया कहता है, फ्रीडम फ्रॉम, मतलब फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे आज़ादी। अब दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग क्या चीज़ आती है, पॉजिटिव लिबर्टी, जो इसके अपोजिट होती है, जो कहती है, जो आइडिया, इसका आइडिया क्या है, फ्रीडम टू, उसका आइडिया था फ्रीडम फ्रॉम, इसका है फ्रीडम टू। दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न्स मी, मतलब मेरे ऊपर कौन शासन करता है। टू विच द आइडियल आंसर इज, जिसका आंसर क्या है, आई गवर्न माई सेल्फ, मैं खुद पर शासन करता हूँ। पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशन हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस्ड टू रोशियो, हिगल, मार्क्स। तो ये सारे जो हैं, रोशियो, हेगल, मार्क्स, गांधी, ऑरबिंदो, तो इन सभी ने फ्रीडम का आइडिया हम सबको दिया था। इट इज़ कंसर्न विद लुकिंग एट द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड ऑफ इम्प्रूविंग दीज कंडीशंस। इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशंस और ऐसा नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जिसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी की रिलेशनशिप देखी जाए और उसमें जो है इंडिविजुअल बहुत कम कॉन्स्टेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट कर सके, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट कर सके। द इंडिविजुअल इज़ लाइक अ फ्लावर। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया कि इंडिविजुअल एक फ्लावर की तरह है जो खिलता है, खिलेगा तभी जब उसको फर्टाइल, जो सॉइल है फर्टाइल होगी, सन मिलेगा, वाटर एडिक्वेट मिलेगा और केयर जो है वो हर रोज़ होगी।
इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशन इन मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स। कि जो इंडिविजुअल है तो उसे पॉजिटिव कंडीशन मतलब पॉजिटिव कंडीशंस का बेनिफिट मिले, जिसमें इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर सके, अपनी क्षमता को बढ़ा सके। दैट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेंड, कि जो पर्सन है उसे रिस्ट्रिक्शन ना लगे उस पर पॉवर्टी के द्वारा और अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा। दे मस्ट बी हैव एडिक्वेट मटीरियल रिसोर्सेज टू परस्यू देयर वांट्स एंड नीड। उनके पास इतने मटीरियल रिसोर्सेज हों कि वो अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को क्या कर सके, अपनी वांट्स और नीड्स को परस्यू कर सके। दे मस्ट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उनके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ताकि जो लॉज हैं, लॉज मेड रिफ्लेक्ट देयर चॉइसेस, ताकि लॉज जो हैं उनमें उनकी चॉइसेस भी दिखे और एटलीस्ट टेक दोज प्रेफरेंसेस इनटू अकाउंट। अबव ऑल टू डेवलप देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। तो पॉजिटिव लिबर्टी बात करती है कि इंडिविजुअल के पास एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ उस इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए जो कि ज़रूरी होती हैं एक अच्छी लाइफ, एक सही रीजनेबल लाइफ को जीने में। ठीक है, तो एक बार डिफरेंस देखते कि नेगेटिव लिबर्टी जो है, ठीक है, जो हमारी नेगेटिव लिबर्टी थी, तो नेगेटिव लिबर्टी में सोसाइटी, नेगेटिव लिबर्टी में इंडिविजुअल एज अ कोर माना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की, तो वहाँ पर सोसाइटी एज कोर माना जाता है। और अगर इनकी एक एक ड्रॉबैक्स देखें तो नेगेटिव लिबर्टी का ड्रॉबैक क्या होगा, नेगेटिव लिबर्टी का ड्रॉबैक क्या होगा कि खुद को नुकसान करना, मतलब खुद का नुकसान हो रहा है। इसमें नेगेटिव लिबर्टी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि उसमें खुद का नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि अगर कोई भी पर्सन कार चला रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन एक कार चला रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो रेड लाइट आ जाती है, ठीक है, और ये जो है वो रेड लाइट को नहीं मानता है, ये यहाँ से जा रहा है, ये भी यहाँ से जा रहा है, ये भी नहीं मानता है, तो हो सकता है इन दोनों की टक्कर हो जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी में नुकसान इंडिविजुअल का ही नुकसान होता है। और अगर पॉजिटिव लिबर्टी में हम बात करें, पॉजिटिव लिबर्टी का ड्रॉबैक क्या है कि पॉजिटिव लिबर्टी में गवर्नमेंट, ऐसा होता है कि कहीं गवर्नमेंट ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स ना लगा दे, क्योंकि वो गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है, तो कहीं गवर्नमेंट जो है उन पर ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स ना लगा दे। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइजेस दैट वन कैन बी फ्री इन सोसाइटी and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference, not with the conditions in society. इसमें एक डिफरेंस दिया गया है कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो ऐसी लिबर्टी होती है जिसमें सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को ऐसा बनाया जाता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी डेवलपमेंट कर सके, इस पर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और नेगेटिव लिबर्टी फोकस करती है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, एक ऐसा इनवायलेबल एरिया जिसमें कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ना लगे, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो बाहर से। आउटसाइड दिस एरिया एज सच ऑफ कोर्स नेगेटिव लिबर्टी वुड लाइक टू एक्सपेंड दिस मिनिमम एरिया। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या चाहेगी कि वो अपने इस बहुत जो उनको कम एरिया मिला हो, तो नेगेटिव लिबर्टी इस एरिया को बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल सिटीजन्स तो यही चाहेंगे ना कि वो अपनी आज़ादी को, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स उन पर लगे, तो वो इस नेगेटिव लिबर्टी को बढ़ाना चाहेंगे। Generally, they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking arguments of positive liberty. कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में टायरेंट्स जो हैं वो अपना रूल बना सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, टायरेनी गवर्नमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास फ्रीडम हो कहीं भी बोलने की, ठीक है, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में,
जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडिया था वो जे.एस. मिल ने दिया था, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, बॉक्स वाला। जॉन स्टुअर्ट मिल एक पॉलिटिकल थिंकर और एक्टिविस्ट थे 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में। ऑफर्ड अ पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक अलग तरीके से दर्शाया, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। उनके बुक में लिबर्टी उन्होंने 4 रीजंस बताए। ठीक है, 4 रीजंस बताए कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। why there should be freedom of expression even for those who espouse ideas that appear false or misleading today, कि उन लोगों के लिए भी जो झूठे आइडियाज़ देते हैं, उन लोगों के लिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सही क्यों है। ठीक है, इसको हम 4 रीज़न से पढ़ेंगे। पहला है, नो आइडिया इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, कोई भी आइडिया कम्प्लीटली फॉल्स नहीं होता है, कम्प्लीटली गलत नहीं होता है। ठीक है, what appears to us as false has an element of truth, जो हमें गलत दिखता है उसमें भी कुछ ना कुछ सच छिपा होता है। इफ़ वी बैन फॉल्स आइडियाज़, अगर हम गलत आइडियाज़ को बैन कर देते हैं तो हमें ट्रुथ के जो एलिमेंट है, जो सच के एलिमेंट है, वो भी नहीं मिल पाएंगे जो वो कंटेन करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने वो वाली कहानी तो सुनी होगी कि एक बच्चा होता है, वो भेड़ चराने जाता है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भेड़ आ गया और सारी जो है बकरियां ले गया। ठीक है, ऐसे वो बोलता है, लेकिन वो बात उसकी झूठ होती है। 2-3 बार वो ऐसे करता है, लोग बाहर आते हैं, लेकिन उसकी बात वो झूठ निकलती है। लेकिन इस झूठ में भी एक सच क्या है कि अगर भेड़ आएगा तो बकरियों को लेकर जाएगा। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू दिस सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाई इटसेल्फ, सच खुद से कभी भी इमर्ज नहीं होता, सच खुद से कभी भी इमर्ज नहीं होता। इट इज़ ओनली थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज़, जब झूठ होगा, ठीक है, मतलब जब अपोजिंग व्यूज़ होंगे, एक का अलग एक गलत होगा, एक सही होगा, तभी हम उनमें से सही को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सच तभी अराइज होगा, अपने आप से तो अराइज होगा नहीं। Ideas that seem wrong today may have been very valuable in the emergence of what we consider right kind of ideas. जो आइडियाज़ हमें गलत लगते हैं, आज जो आइडियाज़ हमें गलत लगते हैं, हो सकता है वो बहुत वैल्यूएबल हो आगे के टाइम में, वो बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। अपोजिंग व्यूज़ होंगे तभी ट्रुथ को हम देख पाएंगे। थर्डली क्या है, देखो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमें पता है 2+2 कितना होता है, 4 होता है, लेकिन अगर कोई कहने लग जाए 2+2 तो 5 होता है, दोनों की अपोजिंग व्यूज़ होंगे। तो जब तक हम ये अपोजिंग व्यूज़ नहीं होंगे तब तक हम करेक्ट सही नहीं देख पाएंगे कि 2+2 4 ही होता है, मतलब सही को नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक गलत ना हो। Thirdly, this conflict of ideas is valuable not just in the past but it is of continuing value for all the items. तो थर्ड क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ है वो वैल्यूएबल है, नॉट जस्ट इन पास्ट, सिर्फ पास्ट में ही वो वैल्यूएबल नहीं है, आज के टाइम में भी कॉन्फ्लिक्ट वैल्यूएबल है। ट्रूथ ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग reduced to an unthinking cliché. It is only when we expose its opposing views that we can be sure that this idea is trustworthy. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ट्रुथ है, जो सच है, ठीक है, इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सपोज इट टू अपोजिंग व्यूज़, जब अपोजिंग व्यूज़ होंगे दैट वी कैन बी इंश्योर, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो आइडिया है वो ट्रस्टवर्दी है, वो सही है। फाइनली वी कैन नॉट बी श्योर, लास्ट हमारा फोर्थ रीज़न क्या है, वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू, हम श्योर नहीं हो सकते कि जो हमने कंसिडर किया है वो क्या सच में सही है। ठीक है, मतलब जो भी हमने आइडिया कहा है क्या वो सच में सही है। वेरी ऑफन आइडियाज़ दैट वी कंसिडर फॉल्स एट वन पॉइंट, कि ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिनको पहले तो गलत प्रूफ कर दिया जाता है, लेकिन बाद में आकर पता चलता है कि जो हमने गलत प्रूफ किया था वो तो एक्चुअल में सही है। Suppressed turn out to be true later on. A society that completely suppresses all the ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge.
कि अगर सोसाइटी जो है वो कम्प्लीटली सप्रेस करती है उन आइडियाज़ को जो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो दैट रन्स द डेंजर, तो हमें जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ से वो हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 रीजंस थे जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो अपनी लिबर्टी की बुक में लिखे थे। अब हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। वन ऑफ द इश्यूज दैट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। फ्रीडम का मतलब हम सबको पता है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स से पढ़ेंगे। एट वेरियस टाइम देयर हैव बीन डिमांड्स, ठीक है, अब टाइम टू टाइम फिल्म्स बनती रहती हैं, ठीक है, नई नई बुक्स आती है, प्लेज होते हैं, फिल्म्स और एकेडमिक आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी इन पर इन चीज़ों को बैन कर दिया जाता है। लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द light of our discussion so far, which sees freedom as the making of choices, where a distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize the need for justifiable constraints, but these have to be supported by proper procedure. इसका मतलब क्या है कि अब हम देखते हैं कि जो डिमांड है बुक्स को बैन करने की, ठीक है, तो ये जो है इसमें चॉइसेस बनती हैं, मतलब कोई चाहेगा कि बुक्स को बैन किया जाए, ठीक है, और चॉइसेस और क्या हो सकती है कि कोई चाहेगा कि बुक्स को बैन ना कर दिया जाए, नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों यहाँ पर आती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल वैल्यू एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट। कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल वैल्यू, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो वो हर किसी के पास होनी चाहिए, चाहे वो गलत हो फिर भी उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, और हर सोसाइटी जो है उसे जो चीज़ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बियर करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो गलत कह रहा है लेकिन उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो वो कह सकता है, और सोसाइटी को उसको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो गलत हो, सोसाइटी को पता है वो गलत है फिर भी उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्टेयर की स्टेटमेंट क्या है, वॉल्टेयर ने, एक पर्सन थे, उन्होंने क्या कहा था, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, कि तुमने जो कहा मैं उसको डिसअप्रूव करता हूँ, वो बात सही नहीं है, बट आई विल डिफेंड टू दैट योर राइट टू से इट। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार है और इस अधिकार को दिलाने के लिए चाहे मुझे मरना भी पड़े, मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास है। हाउ डीपली आर वी कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या है कि कुछ साल पहले दीपा मेहता एक फिल्म मेकर है, तो वो चाहती थी कि वो फिल्म बनाए अबाउट विडोज़, वाराणसी में विडोज़ पर फिल्म बनाना चाहती थी। It sought to explore the plight of widows, but there was a strong protest from a section of polity. तो वहाँ पर क्या हो गया, सोसाइटी ने भाई कॉन्टेस्ट किया, सोसाइटी ने कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में हुआ कि ये जो फिल्म है वो बैन होनी चाहिए। क्यों बैन होनी चाहिए? क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर ये जो फिल्म है वो वाराणसी में बनेगी, जो कि एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, तो ये इंडिया को एक बैड लाइट दिखाएगी, मतलब ये इंडिया, दूसरे जो फॉरेनर्स हैं उनको लगेगा कि इंडिया तो गलत है। हु फेल्ट इट वॉज बीइंग मेड टू केटर फॉरेन ऑडियंसेस, सिर्फ ये फॉरेन ऑडियंसेस को मज़ा दिलाने के लिए फिल्म बनाई जा रही है और हमारी इंडिया की बुराई उस फिल्म में दिखाई जाएगी। लेकिन इनके पास, दीपा मेहता जो थी, तो इनके पास पूरी फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए तो ये बना सकती थी फिल्म, लेकिन फिर भी इनकी फिल्म को बैन कर दिया गया, जो कि गलत है। दे रेफ्यूज टू अलो इट टू बी मेड एंड एज अ रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन वाराणसी में नहीं बनाई गई। ठीक है, सिमिलरली द बुक रामायण आर रिटोल्ड बाई ऑब्रे मैनन, तो ऑब्रे मैनन ने रामायण की जो बुक बनाई थी उसको भी बैन कर दिया गया। स्टैनिक वर्सेस बाय सलमान रशीद, इन्होंने जो फिल्म बनाई थी, बुक लिखी थी, उसको भी बैन कर दिया गया प्रोटेस्ट के बाद। ठीक है, सोसाइटी ने जो प्रोटेस्ट किया था। एंड एक और फिल्म आती है लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट,
जो इन्होंने रिलीजन के बारे में बताया था, ठीक है, बाय नाथुराम बॉल्टे, तो इनको भी बैन कर दिया गया है। और अभी रिसेंटली भी आदि पुरुष जो पिक्चर आई थी, तो उसमें भी क्या है कि उसको भी सोसाइटी जो है वो बैन करना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, उनको बैन करने की बजाय उसमें क्या कर दिया गया कि जो भी जो लग रहे थे, जो भी सीन वगैरह या फिर जो भी डायलॉग्स अच्छे नहीं लग रहे थे लोगों को, उन डायलॉग्स को चेंज कर दिया गया। बैनिंग इज़ एन ईजी सॉल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म। बैनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा है, लोगों को अपना अधिकार एंजॉय करने से रोक रहा है। और अगर एक बार बैन करने की हैबिट बन गई तो हर चीज़ को लोग बैन कर देंगे जो भी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे की फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं, उनको अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमें कभी भी बैन नहीं करना होगा? हम फिल्म्स को सेंसर कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, ठीक है। इज़ इट नॉट सिमिलर टू बैनिंग? क्या ये बैनिंग से सेम नहीं है? ये बैनिंग से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? अभी मैंने बताया कि जो सीन या फिर जो डायलॉग्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ उनको चेंज कर दिया जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए, इसी को हम सेंसर करना कहते हैं। द क्वेश्चन दैट इज ऑफन डिबेटेड देयरफॉर इज व्हेन शुड वन बैन एंड व्हेन शुड वन नोट, कि कब बैन करना चाहिए और कब बैन नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन उठकर आता है। शुड वन नेवर बैन, क्या किसी को कभी भी बैन नहीं करना चाहिए? जस्ट फॉर इंटरेस्ट इन इंग्लैंड में क्या हुआ था, एनीवन हु इज़ एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड, कि जिसको भी रॉयल हाउस होल्ड, इंग्लैंड में एक रॉयल हाउस होल्ड था, तो जहाँ जो भी इंसान वहाँ पर काम करता था तो उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था कि वो जो पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है तो वो उनके बारे में, रॉयल हाउस होल्ड के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता था। So if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of the royal household, ठीक है। अगर वो छोड़ भी देता है उस जॉब को तो भी वो रॉयल हाउस होल्ड के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता था, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन वो तो फ्री था, उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो तो जो चाहे वो लिख सकता था। इज दिस एन अनजस्टिफिएबल कॉन्स्टेंट ऑन द फ्रीडम? क्या ये एक अनजस्टिफिएबल कॉन्स्टेंट है? कॉन्स्टेंट ऑफ डिफरेंट काइंड does exist and we are subject to them in different situation, ठीक है। अलग अलग टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। while reflecting on such situation we need to realize that when constants are backed by organized social, religious or cultural authority or by might of the state, they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against, कि अगर किसी भी चीज़ पर कुछ भी बनाया जाता है, कुछ बुक्स वगैरह लिखी जाती है रिलीजियस से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, तो उन चीज़ों पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। However, if we willingly or for the sake of pursuing our goals or ambitions accept certain restrictions, our freedom is not similarly limited, हमारी freedom जो है वो limited नहीं है। अगर हम कुछ गोल्स को, एम्बिशंस को परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन एनी केस इफ़ वी आर नॉट कॉर्स्ड इन टू एक्सेप्टिंग द कंडीशन, अगर हम किसी भी केस में कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देन वी कैन नॉट क्लेम दैट आवर फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया गया है। वी बिगिन बाय सेइंग दैट फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स। तो हमने स्टार्टिंग से बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि फ्रीडम जो है वो उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, और अब हमें रियलाइज़ हुआ कि फ्रीडम एम्बडीज आर कैपेसिटी, फ्रीडम हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है, हमारी डेवलपमेंट कराती है, हमारी एबिलिटी को बढ़ाती है चॉइसेस बनाने के लिए। एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस, और जब हम चॉइसेस बनाते हैं तो हम कुछ हमारे एक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो चॉइस हम कर रहे हैं उससे क्या कॉन्सिक्वेंस आगे होने वाले हैं। It is for this reason that most advocates of liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents.
our capacity to make the right choices, to assess in a reasoned manner available options and shoulder the responsibility of our actions। हमारी जो कैपेसिटी है सही चॉइसेस बनाने की रीजनड मैनर में, जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है हमारे एक्शंस की। ठीक है, have to be built through education and cultivation of judgment just as much as it needs to be noted by limiting the authority of the state and society। कि इंडिविजुअल जो है उसे अपनी डेवलपमेंट करनी होगी, अपने आप को डेवलप करना होगा एजुकेशन के थ्रू, कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट के थ्रू, सही चॉइसेस उसको बनानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था फ्रीडम। तो फ्रीडम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फ्रीडम के बारे में पढ़ा, फ्रीडम क्या होती है, और अब जाकर हमें पता चला कि फ्रीडम का इतना डाइवर्स मतलब होता है कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर बन गया। और इसमें भी हमने लिबर्टी और फ्रीडम के एस्पेक्ट्स भी पढ़े। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।